हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है तैयारी नीट की? जबरदस्त ना। तो आ गई आपकी तमन्ना मैम आपके लिए टॉपिक लेके थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स। बहुत डराती है ना ये आपको। तो बच्चों के मैसेजेस थे मेरे पास कि मैम थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कराओ। तो बेटा मैंने इसमें क्या प्लान किया है, थर्मोडायनेमिक्स में बेटा काइनेटिक थ्योरी भी यूज होती है। तो काइनेटिक थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट्स थर्मोडायनेमिक्स में आने वाले हैं वो सारे मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। जैसे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो भी चीजें हैं सब इसमें कवर होंगी, ग्राफ्स भी इसमें कवर होंगे। तो बेटा वीडियो को ध्यान से पेशेंस से देखिएगा, बिकॉज दिस इज द लास्ट चांस कि हम चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं। तो घबराना नहीं है, मेरे साथ साथ चलना है, तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी आपसे सॉल्व होंगे। यही तो चाहते हैं हम। यस, तो बिना ज़्यादा टाइम किए वेस्ट हम चलते हैं आगे। यस, सबसे पहला टॉपिक क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी आपको पता है क्या होती है? सम टोटल ऑफ ऑल द काइंड ऑफ एनर्जी, राइट। तो बेटा बेसिकली गैसेस के पास दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और आइडियल गैसेस क्या है? आइडियल गैसेस वो गैसेस हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में आपस में कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होती। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज आइदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस और द रिपल्सिव फोर्सेस। क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है बच्चों? जीरो, राइट। तो क्या लिखा मैंने? व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इट इज अ सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जीज, और सम है ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। आइडियल गैसेस के लिए हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? बताओ बताओ। यस, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर। अगले फॉर्मूला को देखिएगा बेटा, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो आइडियल गैसेस हैं उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2nRT। लिखा हुआ है ना, देखो मैंने इस पे दोबारा लिख रही हूँ आपके लिए, F/2nRT। बात क्या रखना है ध्यान, टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन ओनली, टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक है। और आर की वैल्यू पुट कर सकते हो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और बेटा जी ये एफ क्या है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एफ क्या होती है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट। ये कुछ फॉर्मूले और हैं। CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है FR/2, ठीक है। F इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, और CP माइनस CV R होता है, ये आपको मालूम ही होगा। और गामा क्या होता है? CP/CV, राइट। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं उसके साथ, राइट। तो मैं आपको सभी मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक, लीनियर और ट्रायटॉमिक, नॉन लीनियर, सभी के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको याद कराने वाली हूँ। आज समझाने वाली नहीं हो कैसे आई है, बस आप याद कर लीजिएगा, बिकॉज इट इज अ रिवीजन वीडियो, राइट। तो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए बेटा जी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है 3, ठीक है। डायटॉमिक के लिए 5, ट्रायटॉमिक लीनियर, ट्राई में जरूरी नहीं कि ट्राई हो, पॉलीएटॉमिक कोई भी 3 या उससे ज्यादा, तो पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं हम इसको, पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक लीनियर के लिए होती है बेटा 5, और ट्राई हो या पॉली, 2 से ज्यादा कोई भी। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए बेटा होती है 6, ठीक है। याद कर लिया 3, 5, 5, 6। ये पूरा टेबल आपके माइंड में छप जाना चाहिए, ठीक है। आप अगर इस टेबल को याद नहीं कर रहे हो बेटा तो थर्मोडायनेमिक्स आपसे हो ही नहीं सकती। बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर माइंड में चलना चाहिए, दिखाई देना चाहिए आंख बंद करके भी, 3, 5, 5, 6, ठीक है। CV का फॉर्मूला मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया, CV होती है FR/2, करेक्ट। तो यहां पर कितनी आ गई? 3R/2, 5R/2, 5R/2 और 6R/2। 6R/2 को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ? 3R लिख सकती हूँ। इज इट क्लियर? अब आपको पता है CP क्या होती है? CP होती है CV प्लस R, तो इसमें R ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? 5R/2, 7R/2, 7R/2 और 4R, ठीक है। वैसे तो गामा का फॉर्मूला CP/CV होता है, पर गामा का एक और फॉर्मूला होता है 1 + 2/F। आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, 1 + 2/F से और CP/CV से भी। तो देखो CP/CV करते हैं तो ये 5/3, ये 7/5, ये भी 7/5 और 4/3। अब
जो बताने वाली है वो काम आएगा आपके। 5/3 कितना हो गया बेटा? 1.66 के आसपास। ये हो गया 1.4, ये हो गया 1.4 और ये हो गया 1.33। तो बताओ शाबाश, किसके लिए गामा की वैल्यू सबसे ज्यादा आई? मोनोएटॉमिक के लिए, और पॉलीएटॉमिक के लिए मिनिमम। ठीक है, गामा इज मैक्सिमम फॉर मोनोएटॉमिक और मिनिमम फॉर पॉलीएटॉमिक। बेटा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वीडियो है, आप देखेंगे इसको अच्छे से तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पर आगे बढ़ने से पहले ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इससे पहले आई हुई सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यस, कौन सी? एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, बस। ठीक है, उसके बाद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आप सोचें कि इसका बिना पढ़े हम आगे चलेंगे, नहीं बेटा, फायदा ही नहीं है, वीडियो को बंद कर दो। ठीक है, कहीं से भी पढ़ लो, ये बहुत आना जरूरी है, बहुत जरूरी है इसको आना। आ जाओ, राइट। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ? सीपी, सीवी एंड गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये भी मैं आपको अभी फिलहाल जस्ट लर्न करा रही हूँ, और बहुत आसान भी है लर्न करना। सीपी मिक्सचर का फॉर्मूला होता है बेटा N1 CP1 N2 CP2 प्लस डैश 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 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस डैश डैश डैश। ठीक है बच्चों, N1 नंबर ऑफ मोल्स है फर्स्ट गैस के, N2 सेकेंड गैस के, और वो सारी गैसेस मिक्स कर दी गई और उनके सीपी मिक्सचर का हमने फॉर्मूला निकाला। सिमिलरली बेटा सीवी मिक्सचर, सीवी मिक्सचर कितना आएगा? N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। सिमिलरली बेटा एफ मिक्सचर, अगर आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिक्सचर के निकालना चाहते हो तो भी आपके पास फॉर्मूला है N1F1 प्लस N2F2 प्लस सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस सो ऑन। इज इट क्लियर? तो पढ़ने का सही तरीका क्या है कि हम चीज़ों को साथ साथ लिख लिख के करते जाएं। वीडियो को पॉज करें, लिखें, लिखने से ही आएगी फिजिक्स, बिना लिखे नहीं आएगी। आ जाओ बेटा, अब हम सीखते हैं गामा मिक्सचर का फॉर्मूला। गामा क्या होता है बेटा? 1 + 2f, 2/f। गामा मिक्सचर का जो मैं फॉर्मूला बता रही हूँ, दो फॉर्मूले हो सकते हैं। एक तो गामा मिक्सचर हम लिख सकते हैं सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर, लेकिन एक फॉर्मूला और है, ध्यान से देखिएगा, जो ज्यादा आसान है। N1 + N2 अपॉन गामा मिक्सचर -1, यहां पर प्लस आप लगा सकते हैं आगे, इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 -1, लाइक दिस। क्यों? ये क्यों आसान है? क्योंकि अगर आप पहले सीपी मिक्सचर निकालें फिर सीवी मिक्सचर निकालें तो फॉर्मूला हो जाएगा बड़ा, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। राइट। चलते हैं बेटा आगे। अब सीपी एंड सीवी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, बड़ी सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, आपको बड़े अच्छे से समझ में आने वाली हैं, और इससे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्यों ना सीखें, सीखना तो बनता है ना, सीखने के लिए तो आए हम। सी क्या होती है बेटा? मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी 1/n dQ/dt heat required to increase the temperature by unit amount for mole of a substance। किसने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। मुझे कैसे पता चले कि ये जो एग्जाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो मोलर स्पेसिफिक हीट है कि सिंपल स्पेसिफिक हीट है? तो बहुत ही आसान है, अगर जूल पर केल्विन पर मोल में दिया हो, यहाँ पे कैलोरी भी हो सकता है बेटा, तो वो कौन सी स्पेसिफिक हीट हुई? मोलर। लेकिन अगर जूल पर केल्विन पर केजी या पर ग्राम ऐसा कुछ दिया हो बेटा, तो वो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट हुई। स्मॉल सी क्या होता है बेटा? स्मॉल सी सिंपल स्पेसिफिक हीट जो होती है 1/n dQ/dt, जिसको हम सिंपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। कई बुक्स में इसको मास स्पेसिफिक हीट भी बोला है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पर मास है, ठीक है, 1/m, तो कहीं सिंपल स्पेसिफिक हीट को मास स्पेसिफिक हीट कई बुक्स में लिखा हुआ है, राइट, मोलर और मास स्पेसिफिक हीट। अगर कुछ नहीं लिखा तो हम यूनिट से पहचान सकते हैं मोलर दी है कि सिंपल स्पेसिफिक हीट दी है। जनरली सिंपल स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मतलब स्पेसिफिक हीट हीट पर यूनिट मास पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर। बेटा यहाँ पे मुझे कैपिटल T लिखना चाहिए था क्योंकि टेम्परेचर है बच्चा। ठीक है बच्चे, चलते हैं आगे।
ओके, अब अलग अलग प्रोसेसेस के लिए मुझे जानना है। देखो बेटा, C आपके पास है 1/n डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, अगर प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बेटा टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है इसका मतलब डेल्टा टी कितना है, 0। और क्योंकि डेल्टा टी 0 है इसका मतलब सी क्या होगी, इनफाइनाइट। और यही क्वेश्चन आ जाता है बेटा 4 नंबर का आपके पास एग्जाम के अंदर। कितना आसान है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपके पास स्पेसिफिक हीट है कितनी, इनफाइनाइट। चाहे सीपी पूछी हो, चाहे सीवी पूछी हो, चाहे सी पूछी हो। सीपी पता है ना आपको क्या होती है, सीपी होती है 1/n डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, राइट। और सीवी क्या होती है, 1/n डी क्यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। राइट, ये क्या है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये सिंपल छोटे से जिसको हम डिनोट करते हैं, ये क्या है बच्चे आपके पास, स्पेसिफिक हीट। सारी के सारी किसी भी तरह की स्पेसिफिक हीट हो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, सी की भी, सीपी की भी, सीवी की भी, स्मॉल सी की भी, ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक हीट किसी भी तरह की लिखी गई हो आपके पास। अगर आपके पास प्रोसेस हो जाता है बेटा जी एडियाबेटिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, यानी नेट हीट एक्सचेंज कितना होता है, 0। मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा, 0। तो कैपिटल सी क्या होगा, 0। सीपी भी होगा 0, सीवी भी होगा 0, और स्मॉल सी भी क्या होगा बच्चा, 0। तो किसी भी तरह की स्पेसिफिक हीट क्या होगी एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, 0। समझ गए, आ जाओ। राइट, अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, सुनो बच्चों। जैसे कोई प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, आपने बोल दिया आइसोबारिक प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट, आपने बोल दिया आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, हीट एक्सचेंज 0 तो आपने बोल दिया एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर कोई भी आपके पास प्रोसेस है जिसमें P V X कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मतलब X अगर 1 हो गया तो क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल। PV कांस्टेंट, करेक्ट, बॉयल्स लॉ बन जाता है ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और अगर आपके पास X गामा हो गया तो कौन सा प्रोसेस बन जाता है बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन अगर ना तो X1 है और ना ही X गामा है, इसके अलावा X की कोई वैल्यू है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। राइट, आपको इसके बारे में और चीजें भी धीरे धीरे बताऊंगी मैं। ऐसे प्रोसेस के लिए हमारे पास C की वैल्यू कितनी होती है, C स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फॉर्मूला है CV अपॉन R अपॉन 1 माइनस X। क्या मेरी बात समझ में आई, समझ में आ गई मेरी बात। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और मैं आपको कराने भी वाली हूँ, आने भी वाले हैं आगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब जिसमें PV की पावर X कांस्टेंट हो, उसके लिए फॉर्मूला वैलिड है। राइट, चलिए आगे, शाबाश। राइट, और क्या आगे चलते हैं। यस, CP माइनस CVs आर, CP माइनस CVs आर, आपको स्लाइड दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से, यस इट इज विजिबल इन द कैमरा। CP माइनस CV इज इक्वल टू R जब C मोलर स्पेसिफिक हीट हो। पर बेटा एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया है जिसमें ना ये जो C है ना वो मोलर स्पेसिफिक हीट ना दे करके दे रखी है आपको स्पेसिफिक हीट। क्या दे रखी है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, देखो बेटा CP माइनस CV इज R अगर कैपिटल C क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर स्मॉल c लिखा है या कैपिटल पे लिखा है, सिंबल पे मत जाइएगा। राइट, इस केस में जो मैं ये लिख रही हूं c, राइट, ये जो c है वो स्पेसिफिक हीट है।
राइट। अब इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में प्रीवियस ईयर, और मैं आपको बताती हूँ कि वो क्वेश्चन कैसे आया और बच्चों ने गलती क्या की। क्वेश्चन क्या आया कि आपको उन्होंने बोला Cp माइनस Cv में C स्पेसिफिक हीट है। क्या है? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू A है, ठीक है, और Cp माइनस Cv B भी है। ये किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन के लिए, और ये किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, राइट। और पूछा A और B की रेशो बताओ, तो बच्चों ने सोचा Cp माइनस Cv तो R ही होता है, तो उन्होंने सोच के क्या लिख दिया आंसर? A इज इक्वल टू B और A बाई B इज इक्वल टू 1, और आंसर हो गया गलत, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं पढ़ा कि जो C है ये C मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? क्या है बताया था मैंने? स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट जब ये होती है तो रिलेशन कैसे बनता है बेटा? देखो ध्यान से, स्पेसिफिक हीट अगर ये होती है Cp माइनस Cv होता है R बाय एम नॉट, ठीक है। इन्होंने वैल्यू दी है A किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का मास 2A और ऑक्सीजन का मास, मॉलिक्यूलर मास 32B, राइट। तब आपके पास वैल्यू निकालनी है A बाई B, तो ये क्या आ जाएगी? R बाई 32 अपॉन R बाई 32, यानी A आ गया आपके पास 16B। बोलो समझ आ गई? तो आप ऐसी गलती अब नहीं करेंगे, क्वेश्चन आसान है। आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में ये अगर स्पेसिफिक हीट होगी तो क्या करना है, और मोलर स्पेसिफिक हीट होगी तो क्या करना है, ठीक है बच्चा? आ जाओ। अब आती है बेटा साइन कन्वेंशंस। थर्मोडायनेमिक्स में जो फिजिक्स में साइन कन्वेंशंस हैं वो अलग है केमिस्ट्री से, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सपोज करिए बेटा ये कार है, ठीक है। याद करने का तरीका बता रही हूं मैं आपको। कार चलाने के लिए आप उसमें फ्यूल भरते हो, राइट। उससे फ्यूल जो है वो इग्नाइट होता है, जलता है, और कार चलती है। तो इसका मतलब कार चलेगी जब फ्यूल दिया जाएगा, उसको इग्नाइट किया जाएगा, यानी हीट सिस्टम को दी जाएगी। तो इसलिए हीट गिवन टू सिस्टम क्या है बेटा? पॉजिटिव। पर सपोज करो आपने गाड़ी चलाई, अपनी BMW लेकर आए और आपने गाड़ी चलाई और गाड़ी में से धुआं निकला बहुत तेज और गरम गरम हवा, तो बेटा जी ये क्या अच्छी बात हुई? गरम गरम हवा बाहर निकल रही है बहुत तेज, राइट। साथ से कोई सुंदर कन्या जा रही थी और वो कन्या ही ऐसी शक्ल बना ली, उसने कितनी बेकार गाड़ी है इसकी, इतनी ज़्यादा हीट बाहर निकाल रही है, राइट। तो गाड़ी को हीट बाहर नहीं निकालनी चाहिए, यानी हीट गिवन बाय सिस्टम क्या हो गई? नेगेटिव। समझ गए? हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, तभी तो चलेगी गाड़ी जब उसको हीट मिलेगी, और हीट गिवन बाय द सिस्टम नेगेटिव। याद रहेगा? अच्छा, अब गाड़ी का काम क्या है? चलना, तो गाड़ी तो चलेगी। ये सिस्टम है मेरा, ये सिस्टम। वर्क डन बाय सिस्टम, गाड़ी चले तो पॉजिटिव, ये तो इसका काम ही है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, आप खुद गाड़ी को धक्का मारने आ गए, प्रकट हो गए, चल मेरी गाड़ी टम टम टम। ये कैसा गंदा गाना गाया मैंने यार। तो एक गाड़ी अगर कुछ चलाने के लिए आपको धक्का मारना पड़े, बताओ अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात ना। तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या हो गया बच्चों? नेगेटिव। गाड़ी को याद रखोगे तो आपकी कभी भी जो साइन कन्वेंशन है वो गलत नहीं होगी। तो बेटा ये साइन कन्वेंशन तो आपको याद करनी होंगी, ठीक है। आओ चलते हैं आगे। अब हमारे पास है पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है। ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। पीवी, अगर कोई चीज कांस्टेंट होती है ना, मान लीजिए जैसे प्रेशर कांस्टेंट है, तो जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए
वो फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। अगर प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन खींची गई तो प्रेशर कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम के परपेंडिकुलर लाइन खींची गई तो बेटा जी वॉल्यूम कांस्टेंट। ये बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रही हूं, जिसके परपेंडिकुलर लाइन खींची गई वो वाली फिजिकल क्वांटिटी बेटा जी क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं जरा। बेटा जो आपका पीवी डायग्राम है, पीवी डायग्राम किसी भी शेप का डायग्राम हो, किसी भी शेप का, एनी शेप, उसके अंडर जो एरिया आता है, अंडर एरिया, ये देता है वर्क। एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या देता है बेटा जी, वर्क। समझ गए आगे मेरी बात आपको, ओके। और अगर उस प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रही हो, एक्सपेंशन है यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बेटा जी वर्क होने वाला है पॉजिटिव, और कंप्रेशन के समय वर्क क्या होने वाला है, नेगेटिव। ये बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनो, जैसे बताओ जी, आप मुझे बताना कि इस प्रोसेस में ये प्रोसेस है, एक्सपेंशन हुई कि कंप्रेशन हुई, वर्क पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव। तो देखो, पहले इनिशियली वॉल्यूम कम था और फाइनली वॉल्यूम ज़्यादा, तो वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव। अगर उसकी बजाय ये ग्राफ कुछ ऐसे होता, इस डायरेक्शन में, यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पहले वॉल्यूम ज़्यादा और बाद में वॉल्यूम कम, इसका मतलब वर्क क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या सीख रहे हैं, पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। आ जाओ, राइट। तो आप इसको तो पहचान ही लोगे फटाफट से, मैं बता भी चुकी हूं। ये पीवी, सपोज कीजिए आपके पास दिस इज द डायग्राम, यानी लाइन प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्योंकि लाइन प्रेशर एक्सिस के परपेंडिकुलर है यानी प्रेशर क्या हुआ, कांस्टेंट। ये कौन सा प्रोसेस हो गया बेटा आपके पास, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, इज इट क्लियर? अगर आपके पास दो लाइंस हो, ये P1 ये P2, तो आपको साफ साफ ही दिखाई दे रहा है P2 इज मोर देन P1। इज इट क्लियर? आ जाओ, अगर आइसोमेट्रिक, आइसो क्या बोला मैंने, मेट्रिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक बेटा एक ही बात होती है। ठीक है, तो पीवी डायग्राम कैसा बनेगा बेटा, तो पीवी डायग्राम आपके पास बनने वाला है वॉल्यूम के परपेंडिकुलर, ये बन गया बेटा। इज इट क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? आपसे कोई पूछे किसके लिए वॉल्यूम ज्यादा, कौन सा, ये V1 ये V2, तो आपको साफ साफ ही दिख रहा है V2 ज्यादा। दोनों ही आइसोकोरिक या आइसोमेट्रिक प्रोसेस है, राइट। अगली बात आती है बेटा आइसोथर्मल, और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। आइसोथर्मल प्रोसेस, ये ग्राफ को पढ़ लोगे ना, एक बार सीख लोगे ना, तो आपको बहुत मजा आएगा। आपको लगेगा यार ये तो कितनी आसान सी बात थी। देखो पीवी डायग्राम बना रहे हैं, पीवी इज एनआरटी, टेम्परेचर तो बेटा कांस्टेंट है, आइसो थर्मल प्रोसेस है, तो ये पूरा तो कांस्टेंट हो गया। तो पूरा कांस्टेंट तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, Y प्रोपोर्शनल टू 1/x हो या 1/x की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी पावर हो, पॉजिटिव पावर, नेगेटिव नहीं, कोई भी पॉजिटिव पावर हो, तो ग्राफ कैसा बनता है बेटा, ग्राफ इज लाइक दिस। इज इट क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये बनेगा आपके पास ग्राफ। ठीक है, अब आपको मैं अगली बात जो बता रही हूं उसको ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके पास बोला गया है कि बहुत सारे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ग्राफ हैं आपके पास, एक ये, एक ये, एक ये, पहली बात तो तीनों ग्राफ पैरेलल बनेंगे, क्योंकि दो ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम, पर टेम्परेचर तो अलग अलग है, T1 T2 T3, राइट। तो बेटा जो ग्राफ ओरिजिन से जितनी दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा। इसका टेम्परेचर T3 बड़ा है बेटा T2 से और T2 बड़ा है T1 से। क्या मेरी बात समझ में आई? T3 बड़ा है T2 से और T2 बड़ा है T1 से। समझ में आ गई मेरी बात? अगर आपसे कोई पूछे कि आप इस ग्राफ में सपोज कीजिए ऐसे गए, ठीक है, तो कैसा प्रोसेस हो गया, आइसोबारिक प्रेशर के परपेंडिकुलर है, टेम्परेचर बढ़ा कि कम हुआ,
तो आप बोलो आप T1 से T2, T2 से T3 गए तो टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज। और अगर आपको बोले आप ऐसे गए इस तरह से, तो आप कहाँ से कहाँ गए, T3 से T2, T2 से T1, राइट, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज। समझ गए बेटा, यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज, यहां से यहां आने पर टेम्परेचर डिक्रीज। इस वाली प्लीज क्लिपिंग को 2-3 बार ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और मैं आगे आपको पढ़ाने भी वाली हूँ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैं एक चीज करा रही हूं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बोला जाए ये पीवी ग्राफ है, और जो पीवी ग्राफ है वो ऐसा है। आपको बोला जाए इस प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम रहा, क्या हुआ, टेम्परेचर के पैटर्न के बारे में बताएं। तो बेटा आपको पता है, अगर तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, टेम्परेचर कांस्टेंट पर पीवी डायग्राम बच्चे ऐसे बनता है ना, पता है, ऐसा तो बना नहीं, इसका मतलब ये टेम्परेचर कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। वैसे तो आप इसका रिजल्ट भी याद रखेंगे, आई विल रिकमेंड कि आप रिजल्ट याद रखें। मान लो कि मैंने यहां पर 3 हाइपोथेटिकली ग्राफ बना दिए, ऐसे तीनों आइसोथर्मल ग्राफ बना दिए, आइसोथर्म भी बोलते हैं जिसको, आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ। तो आप ये बताओ T1, T2, T3, जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो पहले T1 से T2 गए, फिर T2 से T3, और टेम्परेचर किसका ज्यादा है, T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1। तो पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और फिर आप T2 वाले ग्राफ पर आ गए, फिर T1 वाले ग्राफ पर आ गए। T3 से T2, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T2, T2 से T1, यानी टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। क्या बोला मैंने, टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आप इसको प्लीज ध्यान से सुन लेना। इस ग्राफ में ये ग्राफ है, इस ग्राफ में टेम्परेचर पहले क्या हुआ, इंक्रीज, और फिर क्या हुआ, डिक्रीज। अगर आपसे बोलें कि आप ऐसे गए उल्टा, ऐसे गए, ये पीवी है, आप ऐसे जा रहे हो, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा बेटा, देखो जरा, इस प्रोसेस के अंदर पहले आप उल्टा जाने वाले हो, तो टेम्परेचर क्या होगा, पहले बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ क्या होगा, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज हुआ था, इसमें भी, इसमें पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। इस वाले ग्राफ के अंदर किस वाले, अगर आपके पास ग्राफ ये वाला है बेटा, तो अगर आप जा रहे हो ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और देखो पिछले वाले में इसके अंदर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, और इस वाले में, उल्टे वाले में, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बना के दिखाती हूं बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, जिसके अंदर पीवी गामा कांस्टेंट होता है, पीवी गामा कांस्टेंट, यानी बच्चा P प्रोपोर्शनल टू 1/V गामा। मैंने आपको बताया था कि जब भी P प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड V एनी पावर हो और ये पॉजिटिव पावर हो तो ग्राफ ऐसा होता है। इज इट क्लियर? पर आपको पता है कि गामा इज मोर देन 1। गामा इज मोर देन 1 का मतलब वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर और भी जल्दी डिक्रीज होगा। मतलब अगर आपके पास 2 ग्राफ्स बनाए गए हों, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, आपसे पूछा हो कौन सा आइसोथर्मल के लिए होगा और कौन सा एडियाबैटिक के लिए, तो और ये P है और ये V है, तो जल्दी जल्दी कम होने वाला ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला तो होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और ऊपर वाला किसके लिए होगा, आइसोथर्मल के लिए। इज इट क्लियर? जो जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा हो या जल्दी जल्दी नीचे आ रहा हो वो किसके लिए होगा, कंपैरिजन में आइसोथर्मल एडियाबैटिक का करें तो एडियाबैटिक के लिए। समझ गए मेरी बात? आओ अगली बात को ध्यान से सुनना, ये एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन और ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, PV डायग्राम। अब की बार देखिए अगला, ये कंप्रेशन है,
ठीक है, तो इसमें बेटा ध्यान से समझना, वॉल्यूम कम हो रहा है, देख पा रहे हो आप, ये वॉल्यूम, ये प्रेशर। तो बेटा जी इसको अपने ध्यान में क्या रखना है कि इसमें उल्टा हो जा रहा है, ये ऊपर वाला एडियाबेटिक है, ऊपर नीचे वाली बात उल्टी हो जा रही है बस। वैसे तो आप देखो जल्दी जल्दी ऊपर एडियाबेटिक गया, एडियाबेटिक के लिए क्या बताया, ग्राफ जल्दी नीचे भी आएगा, जल्दी ऊपर भी चढ़ेगा। इसमें जल्दी नीचे आया, इसमें जल्दी ऊपर चढ़ा, स्लोप ज्यादा है ग्राफ का, क्या ज्यादा है, स्लोप, ठीक है, राइट। और इसमें ये कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। अगर आप स्लोप से याद रखो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज आप याद रखें एक्सपेंशन में आइसोथर्मल वाला ऊपर, एडियाबेटिक वाला नीचे, और कंप्रेशन में एडियाबेटिक वाला क्या हो गया बेटा ऊपर, और आइसोथर्मल वाला क्या हो गया नीचे। बोलो समझ गए मेरी बात। एक और अच्छी बात बताने जा रही हूं जो आपको बुक्स में बड़ी कम देखने को मिलेगी, राइट। अगर आपके पास सपोज कीजिए 3 कर्व हैं और तीनों एडियाबेटिक के हैं, तीनों किसके लिए, एडियाबेटिक के लिए, मान लीजिए 3 कर्व हैं, तीनों एडियाबेटिक के लिए हैं आपके पास, राइट, 3 कर्व। तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका गामा भी ज्यादा, और गामा किसका ज्यादा था बताओ, गामा किसका ज्यादा था, मोनोएटॉमिक का गामा था ज्यादा, मोनोएटॉमिक के लिए गामा ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा वो मोनोएटॉमिक, जिसका कम वो डायटॉमिक, और भी कम तो ट्रायटॉमिक। समझ में आई। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से एक तो नियॉन है और एक हाइड्रोजन है, ए और बी में से कौन सा नियॉन और कौन सा हाइड्रोजन, तो नियॉन तो बेटा होगा मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक होने के कारण इसका गामा है 5/3 1.66, और ऑक्सीजन डायटॉमिक, इसका गामा कितना आया था बेटा 7/5 यानी 1.4। जिसका गामा ज़्यादा उसका स्लोप भी ज़्यादा, यानी ये वाला बी क्या है बेटा, मोनोएटॉमिक। तो बी हो जाएगा आपका नियॉन और ए हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे अच्छे से टेस्ट क्योंकि क्लियर करना चाह रहे हो, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप ये पिछले वाली 2 स्लाइड्स और इनको अच्छे से एक बार मन में बिठा लें, जैसे कि आपने वो चार्ट बिठाया था, ठीक है। क्या था वो चार्ट में बताओ, शाबाश, देखते हैं आपको याद है कि नहीं। 3 5 5 6 याद है ना। CV क्या था, यस CV कितना था, FR/2 3R/2 5R/2 5R/2 3R। CP में तो RR ऐड कर देना है, राइट। कितना आया था 5R/2 7R/2 7R/2 4R। गामा यस बताओ 5/3 7/5 7/5 और कितना था लास्ट में बताओ 4/3। यस समझ आ गई मेरी बात। तो इसको भी आप याद करोगे, आगे बढ़ोगे तो ही सही रहने वाला है, नहीं तो फिर बातें हो जाने वाली हैं खराब, ठीक है। अच्छा, और कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको और करा देती हूँ जो काइनेटिक थ्योरी में भी आते हैं, वो भी यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो अगर आपके पास ये PV डायग्राम है, चलो PT बनाते, PV तो बना चुके ना हम, PT है, PT डायग्राम है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है, PV होता है nRT, वॉल्यूम कांस्टेंट तो बेटा P है nR/VT। तो बेटा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ गया, और ऐसे केस में ग्राफ कैसा बनने वाला है बेटा, ग्राफ बनने वाला है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे बनना है, स्ट्रेट लाइन, पर टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, सेंटीग्रेड में होगा तो भी बताऊंगी क्या करेंगे, ठीक है। अगर PT ग्राफ ऐसा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपसे पूछे कोई ये V1 ये V2 कौन सा वॉल्यूम ज्यादा, तो देखो V इनवर्स में आ रहा है, ये स्लोप है ग्राफ का nR/V, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, वॉल्यूम ज्यादा तो स्लोप कम, स्लोप किसका कम है, V2 का, तो V2 इज मोर देन V1, V2 इज मोर देन V1। देखो मैं आपको फिर से कुछ बात बता रही हूं, क्या बताया मैंने आपको, अभी तो PT के लिए बताया, अब मैं आपको VT के लिए बता रही हूं, ठीक है। VT के लिए आपके पास बच्चों देखो, ठीक है, 2 ग्राफ बना दिए मैंने, देखो ये है V इज इक्वल टू nRT/P, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अगर प्रेशर कांस्टेंट,
प्रेशर ज्यादा तो स्लोप कम। ठीक है, ये दोनों ग्राफ प्रेशर कांस्टेंट के लिए है बेटा, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है, और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम। तो बेटा अगर ये P1 और ये P2, तो जिसका प्रेशर ज्यादा उसका स्लोप कम। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगली बात फिर से बच्चे मैं बता रही हूं आपको, अगर या तो PT हो और या तो VT हो, VT PT, और ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, यहां P आ गया T आ गया, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। अगर ये V आ गया ये T आ गया तो प्रेशर कांस्टेंट। पर ग्राफ कहां से पास करना चाहिए बेटा, ओरिजिन से पास करना चाहिए अगर टेम्परेचर केल्विन में है। तीसरी चीज कांस्टेंट होगी जो ग्राफ पे नहीं बना रखी, पर ये PT या VT के लिए ही वैलिड है, PV के लिए वैलिड नहीं है, PV के लिए वैलिड ये नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, लो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ देती हूँ, आप मुझे बताना। बताओ, शाबाश। आपके पास ये V ये T, ठीक है, बताइए जी A और B में से किसका प्रेशर ज्यादा है? दोनों आइसोबारिक प्रोसेस है, तो किसका प्रेशर ज्यादा है? यस, PA इज मोर देन बच्चा PB, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो तो क्या होगा? अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में हो बेटा, क्योंकि सेंटीग्रेड में रहे, तो देखो बच्चे PV है nRT, ठीक है, टेम्परेचर हमने किस में लिया? सेंटीग्रेड में। तो प्रेशर जीरो होगा जब टेम्परेचर जीरो होगा, और टेम्परेचर कब जीरो होगा? 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा ये आएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? समझ गए मेरी बात? ये -273 से शुरू होगा। इस बात को और ध्यान रख लो आपके पास, अगर ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है और ये केल्विन में है और कोई ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो बेटा इसको आप आइसोकोरिक नहीं मान सकते। आइसोकोरिक तभी होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी अगर टेम्परेचर केल्विन में है, अगर ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। समझ गए? अच्छा राइट, क्या लिखा है मैंने? स्लोप ऑफ PV डायग्राम फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों अब आपको याद करना है बेटा इसको ना, PV, ये प्रोसेस के लिए मैं बना रही हूं आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में स्लोप जो है बेटा, मतलब dP/dV क्या होता है? -P/V। अभी के लिए आपको याद करना है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या होता है? P। ये दोनों बातें भी आपको याद करनी है क्योंकि ये एक रिवीजन क्लास है ना, तो आप इसको प्लीज याद कर लेना। और अगर यही प्रोसेस बेटा एडियाबैटिक हो जाए, एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप होगा PV डायग्राम का, स्लोप ऑफ PV डायग्राम इज -γP/V। साथ में गामा भी लग जाता है, तो आप ये भी कह सकते हो गामा इंटू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? ऑब्वियसली PV की बात हो रही है। और बल्क मॉडुलस कितना होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बेटा? बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है γP। इज इट क्लियर? समझ गए मेरी बात? और मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में से स्लोप किसका ज्यादा होता है? एडियाबैटिक का, है ना? हमने किए थे ना ऐसे क्वेश्चन, पहचाना था ना हमने, राइट? तो आपको समझ में आ गया PV। अगर हम बात करें आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, राइट? ऐसे लिखिएगा आप, साथ में लिखने से ही याद होगा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक। अगर हम PV डायग्राम की बात कर रहे हो, स्लोप ऑफ PV डायग्राम की बात करें, ठीक है, बताओ कितना आया? शाबाश, आइसोथर्मल के लिए आया -P/V, एडियाबैटिक के लिए -γP/V। व्हाट इज गामा? CP/CV। और अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें तो ये P आया और ये γP आया। समझ गए? समझ आ रही है ना मेरी बात?
राइट, आ जाए। अब हम क्या करने वाले हैं, वर्क की बात करने वाले हैं अलग अलग प्रोसेस में। ठीक है, तो क्या आपको वर्क के फॉर्मूले आते हैं कि नहीं आते हैं? पहले तो फॉर्मूला सीख लेते हैं, ठीक है, फिर स्लाइड पर आएंगे हम। पहले फॉर्मूला सीखते हैं। देखो, वर्क डन आइसोकोरिक के लिए तो बच्चा 0, क्योंकि ना तो एक्सपेंशन हुई ना कंप्रेशन हुई, तो आइसोकोरिक के लिए 0। आइसोबारिक के लिए जब प्रोसेस आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो भी आपको मुझे लगता है याद होगा, शाबाश, पी डेल्टा वी, पी V2 माइनस P1 V1। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, NR T2 माइनस T1। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। और अगर आप बात करें बेटा आइसोथर्मल के लिए, तो आइसोथर्मल के लिए हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं, 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। अगर यहाँ पे 2.303 ना लगाएं तो यहाँ पे log to the base E आएगा। याद रखिएगा केमिस्ट्री में V1 by V2 होता है, या तो V1 by V2 लिखा होता है उन्होंने, या तो यहाँ माइनस लगाया होता है। इसका एक फॉर्मूला और भी है बेटा, आपको पता है आइसोथर्मल में P1 V1 किसके बराबर होता है, P2 V2। तो आप P1 by P2 को क्या लिख सकते हो, V2 by V1। तो V2 by V1 को आप चाहें तो क्या पुट कर सकते हो बेटा, P1 by P2 भी पुट कर सकते हो। आ जाओ, कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। क्या मैंने सारे प्रोसेस करा दिए? नहीं, अभी तो नहीं कराए, अभी नहीं कराए बेटा। आ जाओ, अब आया एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के जो फॉर्मूले हैं बेटा वो है, सुनिएगा, NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। एक चीज और आप लिख सकते हो, आप NCV T1 माइनस T2 तो क्या होता है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का माइनस। अब आप बोलोगे मैडम ये कहाँ से फॉर्मूला आया, ये CV की वैल्यू होती है बेटा R अपॉन गामा माइनस 1। मैं भी आपको करके दिखाती हूँ कैसे होती है ना, करके देखेंगे। CP माइनस CVR होता है बेटा, अगर दोनों तरफ मैं CV से डिवाइड कर लूं तो ये गामा माइनस 1 R बाई CV, तो CV की वैल्यू आ गई R अपॉन गामा माइनस 1। तो हमको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूले आपको अपने को याद हो गए, NR अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2, 1 अपॉन गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2 और माइनस NCV डेल्टा टी। आप मुझसे पूछिए कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं आपका मन बहलाने के ये नहीं कहूँगी कि एक याद होना चाहिए बेटा, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। ठीक है, और आप याद कर लोगे, मुश्किल नहीं है, यू विल बी एबल टू लर्न। ठीक है, राइट। अब एक प्रोसेस होता है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में बेटा जी PVX कांस्टेंट होता है। जैसे एडियाबैटिक में क्या कांस्टेंट होता है, PV गामा, ऐसी पॉलीट्रॉपिक में क्या कांस्टेंट होता है, PVX। तो यहां पर बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाना है जो हमने एडियाबैटिक में लगाया था, NR अपॉन गामा माइनस 1 था ना, गामा को X से रिप्लेस कर देना। समझ में आई मेरी बात? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन X माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। आप चाहो तो बेटा ऐसा भी कर सकते हो, पर CV वाला नहीं लगा सकते आप इसमें। ठीक है, समझ गए बात? आओ आगे चलेंगे। राइट, अब हम क्या सीखने वाले हैं, ये बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, सीधा भी उल्टा भी। मैं सारे ग्राफ सबको उल्टे वाले भी बताएं कि एक्सपेंशन हुई तो क्या, कंप्रेशन हुई तो क्या, ये ध्यान से देखना। अब आप पहले बोला गया है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस थ्रू PV डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं कि एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फाइनल V2 है, मतलब उस गैस को क्या करना है, एक्सपैंड। सपोज करो हम चूज करते हैं सबसे पहले आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, PV डायग्राम कैसा बनेगा, लाइक दिस। किसी गंदी गंदी लाइन ड्रॉ हो रही है, अरे भाई अच्छे से हो जा, यस।
राइट। फिर हम ड्रॉ करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल, फाइनल वॉल्यूम सेम आ रहा है। और एडियाबैटिक, आपको पता है एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा। तो आप बताओ कौन से प्रोसेस में ए बी, ए सी या ए डी, किसके अंदर एरिया ज्यादा है? अंडर, अंडर वाला, नीचे वाला एरिया। ए बी के अंडर एरिया ज्यादा है, बी सी के, ए सी के कम है और ए डी का सबसे कम है। यानी वर्क डन इन ए बी इज मोर देन बी सी इज मोर देन सी डी। ये कौन सा प्रोसेस है बेटा? आइसोबारिक। अगले वाला कौन सा बेटा? आइसोथर्मल। और तीसरे वाला एडियाबैटिक। तो बताओ एक्सपेंशन के समय आपके पास किस प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम होगा? तो आंसर इज आइसोबारिक और मिनिमम एडियाबैटिक। लेकिन अगर इसका रिवर्स हो, कंप्रेशन हो, तो आंसर्स भी, रिजल्ट्स भी रिवर्स हो जाते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लिख ले हैं बेटा, ज़रूर इसका बना के भी देख लेना, 3-4 स्टार लगा लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आ जाओ, अगर कंप्रेशन हो रही है ना बेटा, कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम पहले ज़्यादा है और उसके बाद फाइनल वॉल्यूम मुझे कम करना है। तो अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करती हूँ तो ये प्रोसेस होगा आइसोबारिक। अगर मैं बात करती हूँ बेटा आइसोथर्मल तो ये होगा फाइनल वॉल्यूम सेम। और एडियाबैटिक में सबसे ऊपर चला जाएगा एडियाबैटिक। तो किसके अंडर एरिया सबसे ज़्यादा आया? एडियाबैटिक। ए इज कौन सा? आइसोबारिक, बी इज आइसोथर्मल, सी इज एडियाबैटिक और वर्क डन विल बी मैक्सिमम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आप पाओगे कि आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। आ जाए, ठीक है। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमने सीख लिया, हमने पिछली स्लाइड में चले गए। आ जाओ, पर एक बात और बतानी रहेगी, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है बेटा? ध्यान देना, अगर कोई भी प्रोसेस एक अपना साइकिल ऐसे कंप्लीट कर लेता है, कोई भी ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, किसी भी शेप का साइक्लिक प्रोसेस हो और उसका पीवी डायग्राम दिया हो बेटा, पीवी, राइट, समझ गए? तो उसका वर्क क्या होता है? एरिया इस कर्व का, एरिया इस कर्व का, इसी कर्व के अंदर अंदर का आपको एरिया लेना पड़ता है। और अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस है, फॉर क्लॉकवाइज प्रोसेस पीवी डायग्राम होना चाहिए, तो वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। और अगर प्रोसेस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा प्रोसेस ऐसे, तो वर्क क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, एक बात और बता रही हूं मैं आपको जो भी समझने वाली है, कि कभी कभी पीवी डायग्राम ऐसे और ऐसे दे देते हैं और आपके पास ये लाइन दे दी, ठीक है, ए बी कोई प्रोसेस दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो? पहले तो चलो ये बताओ, इसमें एक्सपेंशन हो रही है कि कंप्रेशन हो रही है? सोच के बताओ, सोचो। देखो, पहले इनिशियली वॉल्यूम क्या है? ज्यादा, फाइनली वॉल्यूम क्या है? कम। तो वॉल्यूम कम हुआ तो कंप्रेशन हो रही है, पहली बात तो वर्क नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये पी ये वी। तो ध्यान दे देना किस एक्सिस पर क्या बना है, ठीक है, किस एक्सिस पर क्या बना है जरूर ध्यान दे देना। अच्छा, अगली बात, एरिया अब ये वाला लेंगे, ये वाला एरिया, नीचे वाला नहीं। अगर ये पीवी डायग्राम होता बेटा, सेम डायग्राम पीवी डायग्राम होता, तो पहली बात तो इसमें एक्सपेंशन होती, दूसरी बात वर्क पॉजिटिव आता, और तीसरी बात एरिया ये लिया वाला लिया जाता। और इसमें पहली बात कंप्रेशन हुई, दूसरी बात बताओ क्या आया? वर्क नेगेटिव आया, और तीसरी बात एरिया ये वाला लिया जाएगा। देखो कितनी अच्छी बात बताई मैंने आपको। तो आ जाओ बेटा, चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की आन शान और जान, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर। और फर्स्ट लॉ है हमारे पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, पर दोनों में जरा जो उसकी फ्रेमिंग है अलग अलग सी है। और फिजिक्स तो बेटा अच्छी होती है, जरा वो अच्छी अच्छी बातें भी बताती है, सच्ची बातें भी बताती है, प्रैक्टिकल बातें भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी ने आपको 10,000 रुपये दिए, मम्मी ने कहा बेटा 10,000 रुपीज़ लेकर जाओ, कुछ सामान खरीदना, गरीबों में बांट देना। समझ रहे हो? अब क्या हुआ? सबसे बड़ा गरीब कौन में? तो जो 10,000 रुपये मिलेंगे, उस 10,000 रुपीज़ में से कुछ तो मैं
अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाऊंगा, 1000 रुपये टी शर्ट लूंगा, बर्गर खाऊंगा और बाकी सारा गरीबों में बांट दूंगा, वर्क कर लूंगा। समझ में आई कि जो भी हीट सप्लाई होगी सिस्टम में, उसका कुछ पार्ट तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने में जाएगा और बाकी सारा कहाँ जाएगा, वर्क करने में। तो इस तरह से फिजिक्स में फर्स्ट लॉ यूं फ्रेम हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पता होना चाहिए क्या कि जो इंटरनल एनर्जी है वो दो पार्ट से मिलकर बनी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड्स में होती है, लिक्विड्स में होती है, रियल गैसेस में भी होती है, लेकिन आइडियल गैसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो आइडियल गैसेस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होगा, 0। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो समझने की बात क्या है कि अगर हम आइडियल गैसेस की बात करें, फॉर आइडियल गैसेस अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, आइडियल गैसेस के लिए U है F/2 nRT। ठीक है, और ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। पर रियल गैसेस के लिए या सॉलिड्स के लिए या लिक्विड्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकती है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो चलो काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज हो ही सकती है, राइट। तो क्या था लॉ हमारे पास, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और ये वर्क पॉजिटिव कब होता है, पता है ना आपको, पॉजिटिव फॉर एक्सपेंशन और नेगेटिव फॉर कंप्रेशन। ये बातें हमको याद होंगी तो न्यूमेरिकल कर लें, हमारे लिए बड़े ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास अलग अलग प्रोसेस में क्या क्या पुट करना है हमें, जो मैं आपको बता रही हूँ, इस चीज़ों को आप मन में बिठा लेना। सोते जागते उठते बैठते बातें आपको याद ज़रूर रखनी है। ठीक है, चलो जी, ये डेल्टा Q अगर आपके पास है मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्टिंग प्रोसेस में आप कितनी हीट सप्लाई करते हो बेटा, ml। ठीक है, और यहाँ फ्यूजन। और अगर आपके पास है बॉइलिंग प्रोसेस, तो बॉइलिंग प्रोसेस में कितनी हीट सप्लाई करोगे, mlv। Q इज इक्वल टू ml होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग में mlf, बॉइलिंग में mlv। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस हो बच्चों, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट सप्लाई करते ही नहीं हम, तो डेल्टा Q कितनी आ जाने वाली है बेटा, 0। इज इट क्लियर, राइट। अच्छा, ये डेल्टा U कब 0 होगा, ये 0 होगा अगर आइडियल गैस है और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा T 0, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो। ठीक है, इज इट क्लियर। और साइक्लिक प्रोसेस जो होता है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी डेल्टा U क्या होता है, 0। इज इट क्लियर, डेल्टा U 0 होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए और आइडियल गैस के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो, राइट। और डेल्टा W किसके लिए 0 होता है बेटा, डेल्टा W 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, राइट। मतलब आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये हो जाता है P डेल्टा V। समझ गए, जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन बातों को हमको याद रखना है, राइट। एक और अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ, लिखिएगा। आपको पता है मोलर स्पेसिफिक हीट होती है 1/n डेल्टा Q बाय डेल्टा T। ठीक है बेटा, राइट। और आप इसे चाहें तो 1/n डेल्टा U प्लस डेल्टा W भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। अगर बात की जाए कांस्टेंट प्रेशर की, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पर 1/n डेल्टा Q बाय डेल्टा T, राइट। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा Q होता है NCP डेल्टा T। कब, अगर प्रेशर कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट सिर्फ तभी। डेल्टा Q NCP डेल्टा T कब होता है बेटा, अगर प्रेशर हो जाए कांस्टेंट। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो वर्क क्या हो जाएगा, 0। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो यानी आपके पास आएगा डेल्टा U बाय डेल्टा T। ठीक है, और डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी NCV डेल्टा T।
अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करती, राइट। अगर एक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी है तो हर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ, डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी आएगी। अब प्रोसेस कोई भी हो, किसी भी तरह का प्रोसेस हो, एडियाबेटिक हो, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक हो, हर प्रोसेस के लिए आपके पास डेल्टा यू क्या आने वाला है, एनसीवी डेल्टा टी। तो बेटा इस बात को अब जरा हम यूज करने वाले हैं, डेल्टा यू है एनसीवी डेल्टा टी फॉर ऑल द प्रोसेसेस, कैसा भी प्रोसेस हो, ठीक है। और डेल्टा क्यू आपके पास होती है एन सी पी डेल्टा टी, लेकिन ये तभी वैलिड है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? राइट। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हम कैसे कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया। अलग अलग प्रोसेस में हम डेल्टा क्यू की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या क्या पुट करने वाले हैं। डेल्टा यू 0 होने वाला है किसके लिए, साइक्लिक के लिए। और किसके लिए बताया था बेटा, हमने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस पर गैस कैसी होनी चाहिए, आइडियल, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू 0 होगा बेटा आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, और जितने प्रोसेस हैं उनका हम साथ साथ लिख सकते हैं। तो हम ऑलरेडी ये बातों को सीख चुके हैं। आ जाओ, सम इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने अभी डेल्टा यू बताया और डेल्टा क्यू बताया, राइट। डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू भी मैं इन रेशो को कुछ बताने वाली हूँ आपको, ध्यान से सुनने का। आपको पता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस हो, ठीक है, तो डेल्टा क्यू तो होता है एन सी पी डेल्टा टी और डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी। फिर चाहे कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो एन सी वी डेल्टा टी, तो ये बन गया आपके पास 1 बाय गामा सी वी बाय सी पी 1 बाय गामा। तो कैसे क्वेश्चन लिखा होता है, ये क्या होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड दैट गोज इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। क्या है ये, फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड दैट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी। वो कितनी आई बेटा, 1 बाय गामा। याद रखो डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू 1 बाय गामा है, कौन से प्रोसेस के लिए बेटा, बोलो कौन से प्रोसेस के लिए, यस आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए नहीं है। और अगर आपसे डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू पूछा जाए तो बेटा डेल्टा डब्ल्यू है क्या, बेसिकली डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा क्यू, यानी 1 माइनस डेल्टा यू बाय डेल्टा क्यू। तो अगर आपके पास बेटा जी प्रेशर कांस्टेंट है तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय गामा। इज इट क्लियर? तो समझे, क्या समझे हम, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू बाय डेल्टा डेल्टा क्यू 1 बाय गामा और डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा क्यू 1 माइनस 1 बाय गामा। समझ गए ना बेटा? आ जाओ, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है कार्नोट इंजन। बहुत ही आसान टॉपिक है, बस फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। कार्नोट इंजन क्या करता है, हीट लेता है हॉट जंक्शन से QH, कुछ उसमें से वर्क में कन्वर्ट कर देता है W, और कुछ हीट बाहर सराउंडिंग्स को, कोल्ड सराउंडिंग्स को डिस्कार्ड कर देता है, ठीक है। अभी हमें बस इतना ही समझना है, राइट। क्या किया, QH का कुछ पार्ट कहाँ चला गया, जो उसने हीट ली रिजर्वियर से, किसी सोर्स से हीट ली, कुछ चली गई वर्क करने में और कुछ उसने रिजेक्ट कर दी, ठीक है। सपोज करो ऐसे समझो गाड़ी चल रही है, जो गाड़ी है उसमें जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसका कुछ पार्ट तो गाड़ी को चलाने में काम आ रहा है बेटा, और जो बाकी पार्ट है वो बाहर रिजेक्ट हो रहा है, धुआं निकल रहा है, ऐसे समझ लो आप, समझने के लिए, ठीक है। तो बच्चे आपके पास एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। हमने कितनी हीट सप्लाई की, QH, ठीक है। हमने हीट सप्लाई की QH, जिसमें से कुछ तो वर्क में चली गई और कुछ बाहर रिजेक्ट हो गई। तो बेटा अगर आपसे कोई पूछे वर्क कितना हुआ, QH माइनस QC,
ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, W को लिख सकते हैं आप, या तो W बाय आप QH भी लिख सकते हैं, और चाहे तो QH माइनस QC अपॉन QH भी लिख सकते हैं। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, सारे के सारे फॉर्मूले। आओ, क्योंकि गलती तो बस करनी ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूला तो याद करना है। क्या बोला एफिशिएंसी को? वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। अब आप ये मत बोलना मैम कि QC तो वेस्ट हो गया, भाई हमने तो दे दिया ना फ्यूल, हमने तो भरवा दिया फ्यूल गाड़ी के अंदर, हमने तो सप्लाई कर दिया, वेस्ट का हम क्या करें, हमारी तो QH हमने सप्लाई किया है, तो QH माइनस QC मत कर देना, QH लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और क्या बताया था अभी मैंने, QH माइनस QC बाय QH, ठीक है। आप इसको चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 1 माइनस QC बाय QH। और अब बात क्या याद रखनी है, जो भी आपको याद रखनी है, बिकॉज हम रिवाइज कर रहे हैं, 1 माइनस TC बाई TH। आपको याद रखना है QC बाई QH और TC बाई TH इक्वल होते हैं। QC TC के इक्वल नहीं है, नो। QH TH के इक्वल नहीं है, नो। बट QC और QH इक्वल है बेटा, TC और TH इक्वल है, ऐसा नहीं है। QC बाई QH TC बाई TH के इक्वल है, रेशियो इक्वल है, ठीक है। रट गया हमको, याद हो गया हमको क्या, एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क बाय QH, H मतलब हॉट, ठीक है, 1 माइनस QC बाई QH, 1 माइनस TC बाई TH, ठीक है। एफिशिएंसी जो आपके पास है किसी भी इंजन की, मैक्सिमम एफिशिएंसी ये हो सकती है, मैक्सिमम, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन आए, उसके लिए पूछा मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो आपके पास ये वाली आने वाली मैक्सिमम एफिशिएंसी। अभी मैं कुछ बातें और भी बताने वाली हूँ। पहली बात, TC और TH आपको पक्का पक्का केल्विन में लेने हैं। TC और TH किस में लेने हैं, पक्का पक्का केल्विन में ही लेने हैं, ठीक है। अब एफिशिएंसी बच्चा 100% कब होगी, मैं आपको इसमें होने वाली गलतियां भी बताने वाली हूँ कि जो आप गलती करते हैं। एफिशिएंसी 100% कब होगी या 1 कब होगी, जब TC क्या होगा 0 केल्विन और TH क्या होगा इन्फिनिटी। दोनों ही चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, इसलिए एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती, राइट। दोनों ही चीज़ें लेबोरेटरी में कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते, इंजन में नहीं कर सकते। गाड़ी को कहाँ 0 केल्विन पे लेके आने वाले हैं हम, कहाँ इनफाइनाइट टेम्परेचर पे लेके जाने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके पास 1 माइनस TC बाई TH आया, और एफिशिएंसी 100% होने की दो कंडीशन है, या तो TC 0 केल्विन और या तो TH इनफाइनाइट। समझ गए। एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका क्या है, TH को कम करना या TH को बढ़ाना, इसको इंक्रीज कर दो या तो इसको डिक्रीज कर दो, दोनों ही तरीके से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब मैं अगली बात आपको जो बताने वाली हूँ, इसको दिमाग में बिठा लेना। जैसे आपके पास है 300 और मान लीजिए 500, TC TH आपके पास दिए हुए हैं। अब आपको बोला जाए कि टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, तो आप क्या कर देते हो बेटा, किसका मान लो बोला आपको कि TH 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, और आप फटाफट से 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देते हो। नहीं, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो चाहे 10 केल्विन लिखा हो, जब इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है तो 10 ही ऐड होगा, इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। आप प्लीज अपना दिमाग बिल्कुल मत इसमें इधर उधर लगाना। अगर आपको टेम्परेचर दिया है, मान लीजिए TC दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, TH दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो आप एफिशिएंसी निकालते समय 1 माइनस TC बाई TH करोगे, और गलती से भी ये मत सोचना सेंटीग्रेड तो कट ही जाएगा, मैं केल्विन में क्यों चेंज करूं, बिल्कुल मत ऐसा सोच लेना, आपको केल्विन में चेंज करना ही होगा। 273 प्लस 27 आपको करना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर 273 प्लस 227 आपको करना ही होगा। लेकिन अगर ये बोला कि TC को 10 डिग्री बढ़ा दो, तो आपने प्लस 10 ही करना है, अब 273 नहीं लगाना है। समझ गए मेरी बात। इस पे आने वाले न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे, राइट। आ जाओ, राइट। अब रेफ्रिजरेटर जो है बेटा, ये हीट इंजन से थोड़ा सा अलग होता है। रेफ्रिजरेटर का काम क्या है बेटा, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, कोल्ड रिजर्वियर से हीट ले लेता है। कहाँ से हीट लेता है बेटा, ये कोल्ड रिजर्वियर से हीट लेगा, ठंडी जगह से हीट लेगा। आपके फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, कोल्ड ड्रिंक रखी है,
सब्जियां रखी हैं उनसे हीट लेगा और बाहर फेंक देगा, रूम में फेंक देगा। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, खुद से नहीं करता। कौन करता है वर्क? इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, राइट। तो आपको पता होगा कि आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, जिसकी दो अलग अलग स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है बेटा? एक स्टेटमेंट तो ये कहती है कि नो साइक्लिक हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट, और दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। दो स्टेटमेंट है आपके पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें हीट उठा के बाहर फेंकनी है कोल्ड रिजर्वर से हॉट रिजर्वर की तरफ। आपका फ्रिज रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है रूम के अंदर, और आपको अंदर की सब्जियों से हीट निकाल के बाहर रूम में डालनी है, जो ऑलरेडी बाहर रूम जो है वो हॉट है। तो अपने आप से ऐसा कभी नहीं होगा, वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि कौन कहाँ से हीट उसको मिलती है। एक तो जो सब्जियों की हीट थी उसने वो बाहर निकाल दी, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी ने काम किया वो भी हीट में कन्वर्ट होकर के बाहर चला गया, राइट। तो हम इसको जरा समझते हैं। तो यस बच्चों, आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेफ्रिजरेटर, राइट, जिसका जो मैंने डायग्राम बनाया है हीट इंजन से जस्ट रिवर्स है। हीट इंजन क्या काम करता था बेटा? हॉट सोर्स से हीट लेकर कोल्ड सराउंडिंग्स को बाहर फेंक देता था और वर्क भी कुछ कर देता था, राइट। लेकिन ये जस्ट इसका उल्टा है। क्या है? रेफ्रिजरेटर जो है बेटा वो हीट लेता है। रेफ्रिजरेटर कहाँ से हीट लेता है? फ्रिज के अंदर पड़ी हुई किससे? सब्जियों से, दूध से, आइसक्रीम से, जो भी अंदर सामान रखा है, राइट, और उसको हॉट सराउंडिंग में बाहर फेंक देता है। लाइक हमारा जो एसी है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेफ्रिजरेटर, जो रूम से हीट को लेकर के बाहर फेंक देता है, राइट। और उसके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ता है W, राइट। और ये बात सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बताता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है बेटा। क्या? पहली स्टेटमेंट नो साइक्लिक हीट इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट, और जो दूसरी स्टेटमेंट है बेटा वो ये कहती है कि कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट कभी भी खुद से ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसके लिए एक्सटर्नल वर्क करना ही पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं? रेफ्रिजरेटर के केस में हम लो टेम्परेचर वाली जगह से हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं हाई टेम्परेचर वाली सराउंडिंग्स पर, और उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रही है W। क्या मेरी बात को आप समझे? राइट। तो इस केस में हम क्या चाहते हैं? हमारी चाहत क्या है? हम ये थोड़ा चाहते हैं कि एनवायरनमेंट में गरम गरम हीट चली जाए, नो। हमारी चाहत क्या है कि हमारी सब्जी ठंडी हो जाए, हमारी कोल्ड ड्रिंक और ठंडी हो जाए, हमारी आइसक्रीम जम जाए। मतलब हम सिर्फ उससे हीट को पंप आउट करना चाहते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर रखे हुए सामान को, ठीक है। हमारा जो रूम है हम उस रूम को चिल्ड करना चाहते हैं। हम कभी ये थोड़ी चाहते हैं कि बाहर जो है वो गर्मी ज़्यादा हो जाए। तो हमारी चाहत क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है कि QC ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसके बदले हम खर्चा करते हैं W। तो बेटा जी रेफ्रिजरेटर में आपके पास वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कुछ ज़्यादा ही बड़ा नहीं हो गया इसका फॉन्ट? थोड़ा छोटा करते हैं, थिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई भाई हमारे मार्कर की। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अब तो पूरा लिख ही देती हूँ, राइट, ई भी लगा ही देती हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेटा जी जो है वो है आपके पास, कई बुक्स में इसका सिंबल बीटा लिखा होता है, कईयों में इसको COP ही लिखा होता है, अलग अलग नाम से लिखा होता है। तो नाम में क्या रखा है? कहीं में तो K भी लिखा होता है। तो बेटा जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारे पास है, मैं बीटा से लिख देती हूँ इसको। बेटा ये आपके पास क्या है? आउटपुट आप चाहते हो ये कि हीट निकल जाए, उसके बदले आपने वर्क किया है W, राइट। अगर हम डायग्राम पे जाते हैं बेटा पिछले वाले, तो साफ साफ पता चल रहा है कि QH किसके बराबर है? QH आपके पास है QC प्लस W। इज इट क्लियर? बाहर कितनी हीट निकली बेटा? जो सब्जियों से निकली वो तो निकली, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो गई। तभी तो कहते हैं ना कि हीट जब हम रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, जब AC यूज़ कर रहे हैं, तो बाहर गर्मी बढ़ती जा रही है। रीज़न बीइंग कि रूम की हीट को तो बाहर निकाल ही रहा है बेटा, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी हीट में कन्वर्ट करके बाहर निकाल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न, राइट। समझ गए? तो आपके पास यहाँ पर QH QC प्लस W है, और W की वैल्यू पूछे तो कितनी है? QH माइनस QC। इज इट क्लियर? आ जाओ। अब आपके पास W की वैल्यू लिखे तो हम क्या लिखेंगे? QH माइनस QC, ठीक है। अगर आप QC बाई QH को, आई एम सॉरी, अगर आप QH बाई QC को
TC बाई TH पुट कर दें और वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दें जो मैंने पहले भी बताया था, तो सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाता है TC अपॉन TH माइनस TC, TC अपॉन TH माइनस TC। तो बीटा के कौन कौन से फॉर्मूले हमको याद रखने हैं बेटा? QC बाई WB, QC अपॉन QH माइनस QC भी, और TC अपॉन TH माइनस TC भी। एक फॉर्मूला मैं आपको और याद करा रही हूँ, ध्यान से सुनना, जो रिलेशन बताता है बीटा और ईटा के बीच में बीटा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ईटा क्या है बताओ, क्या थी ईटा? एफिशिएंसी। अगर बच्चों में इसको H से डिवाइड कर दूं, TH से डिवाइड कर दूं, TH से TH को डिवाइड किया 1 माइनस TC बाई TH, तो आपको पता है ना बेटा ईटा क्या होता है? 1 माइनस TC बाई TH, राइट। तो 1 माइनस TC बाई TH को तो मैंने लिख दिया ईटा, इज इट क्लियर? और यहाँ पे मैंने TC बाई TH को क्या लिख दिया? 1 माइनस सीटा। तो बेटा एक रिजल्ट हमारे पास और निकल के आ गया, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, और इसको अगर मैं आगे सॉल्व कर लेती हूँ, ईटा बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा, ईटा बीटा प्लस ईटा इज इक्वल टू 1, यानी ईटा बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो ईटा मेरे पास 1 अपॉन बीटा प्लस 1 भी आ जाता है। तो बेटा ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, तंग करने के लिए सिंबल चेंज कर देते हैं। वैसे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है और ये क्या है बेटा जी? आपके पास एफिशिएंसी। एग्जाम में देख लेना कई बार इसको उल्टा ना कर दिया हो, क्योंकि जेई में कई बार ऐसा हुआ है। आ जाओ बेटा, तो हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के ऊपर। यस, बड़े आसान न्यूमेरिकल अब आपको लगेंगे अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिए होंगे। तो कॉन्सेप्ट को लर्न करने के बाद ही हम न्यूमेरिकल को करेंगे, चाहे वीडियो को पहले करना पड़े हमें पॉज। ठीक है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, नीट 2020 का क्वेश्चन है फेज 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via stopcock. A contains ideal gas and at standard temperature and pressure, B is completely evacuated. Entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. बेटा पूरा सिस्टम इंसुलेटेड था, पूरा सिस्टम 2 सिलेंडर थे और बीच में कॉक लगा रखा था, थर्मली इंसुलेटेड था। इसको जैसे ही मैंने खोल दिया, हीट बाहर से आ नहीं सकती, हीट कहीं जा नहीं सकती, तो प्रोसेस कैसा होने वाला है बेटा? एडियाबैटिक। कितना आसान क्वेश्चन है, बता रखा है इंसुलेटेड है और कुछ किया नहीं है, बस कॉक को हटाया, तो प्रोसेस कैसे होने वाला है? एडियाबैटिक। आओ शाबाश। अब देखो मैंने आपको ये बता दिया था, पहचानोगे आप? बताओ फोर्थ कौन सा प्रोसेस है बेटा? फोर्थ, शाबाश। क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रोसेस को समझते हैं। 4 कौन सा होगा बेटा? आइसोबारिक। ये वाला कौन सा होगा बेटा? वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है तो आइसोकोरिक। ये वाला कौन सा होगा? आइसोथर्मल। और ये वाला एडियाबैटिक। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं, देखते हैं हमें कुछ आता भी है कि नहीं आता, देखते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, और द कर्व विच रिप्रेजेंट्स द एडियाबैटिक प्रोसेस, वो आपको बताना है। बताओ कौन सा एडियाबैटिक? ये आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। तो 2 इज बेटा जी एडियाबैटिक। आसान हो गया, आ जाओ आगे। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है? नीट 2020 में आया है। कितना आसान, बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन आएगा? बताओ, आइसोबारिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट है, पी के परपेंडिकुलर एक लाइन है सीधी सीधी, तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आंसर इज आइसोबारिक। शाबाश, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, हमने तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें सीख ली। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ईटा किस पे डिपेंड करती है? 1 माइनस TC बाई TH या 1 माइनस QC बाई QH। टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली, गलत। टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, करेक्ट। टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली, गलत। वॉल्यूम कहीं यूज ही नहीं हुआ, तो आंसर विल बी C। कितना आसान क्वेश्चन नीट 2020 में आया बेटा, ये तो करना बनता है। आ जाओ। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इज 10। बात ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर क्यूब में दे रखे हैं और आपके पास यहाँ से डेल्टा V निकल के आने वाला है, चेंज इन वॉल्यूम।
दिस माइनस दिस 1670 सेंटीमीटर क्यूब। और क्योंकि चारों ऑप्शन जूल में है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। उसके बाद आपको दे रखा है कि ये प्रोसेस जो हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रहा है। बॉइलिंग हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर होती है। कब होती है? जब जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा इसमें कि जो बॉइलिंग है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होने वाली है, इसलिए वर्क को लिखना है P डेल्टा V, ठीक है। पूछा क्या है? डेल्टा U। हीट कितनी सप्लाई की? इसने बोला हमने हीट सप्लाई की है 1 ग्राम के लिए 2256 जूल पर ग्राम। 2256 जूल पर ग्राम आपने हीट सप्लाई की है। और आपको पूछा क्या गया है बेटा? डेल्टा U पूछा गया है। P आपके पास है 10⁵ पास्कल, इज इट क्लियर? और आपके पास 1670 चेंज इन वॉल्यूम है, राइट। पर Q तो बेटा ml होता है, ml। m कितना है बेटा आपके पास? 1 ग्राम। 1 ग्राम। L आपको दिया है 2256 जूल पर ग्राम। ग्राम से ग्राम हो गया कैंसल, और डेल्टा U आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। डेल्टा Q को मैंने ml पुट कर दिया, m1 ग्राम, ये आपको दी हुई है 2256 जूल पर ग्राम। ये क्या दी हुई है बेटा? आपको लेटेंट हीट दी हुई है, राइट। और सॉल्व करेंगे, डेल्टा U आप निकाल लेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 2089 जूल। अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको पूरा अच्छे से करके देखिएगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, 2019 में उड़ीसा सेशन में आया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हीट इज, बताओ यार, मेरा तो पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, मुझे पता है ऐसे ही कर दोगे। नीट 2019 का क्वेश्चन, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना ही रिलीज होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक। आइसोथर्मल अगर तुमने गलती से भी कर दिया ना बेटा, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जहां हीट एक्सचेंज नहीं होती वो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। गलती से भी आइसोथर्मल मत कराना, ठीक है। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन फिर से वैसा ही है जैसा हमने किया था। सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड नॉर्मल प्रेशर, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें भी सेम वैसा क्वेश्चन। और डेल्टा Q की वैल्यू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा U आपसे पूछा गया है, किसके बराबर आएगा बेटा? डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। मैंने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे तो याद हो गया है बेटा। आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िएगा, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर सोल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। डेल्टा Q ml, वर्क कितना होगा इस केस में? P डेल्टा V। बेटा मास कितना दिया है? 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम। और लेटेंट हीट कितनी दी है आपको? लेटेंट हीट आपको दी है 54 कैलोरी ऑफ हीट। 54 कैलोरी ऑफ हीट। अच्छा, m की जरूरत ही नहीं पड़ी बेटा, टोटल हीट ही दे दी यहाँ पे आपको 54 कैलोरी। बात क्या करना है आपने? कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेना बेटा, ठीक है। 0.1 ग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ी, इन्होंने हमको दे दी है 54 कैलोरी ऑफ हीट। क्वेश्चन में डेल्टा Q ही दे दिया, राइट। तो आपके लिए चीज़ों को और आसान कर दिया। 54 आपके पास आ गया इंटू 4.2, क्योंकि कैलोरी को मुझे जूल में कन्वर्ट करना है। प्रेशर को मैंने पुट कर दिया 10⁵ ही पुट कर देना, ये 1.013 के चक्कर में मत पड़ना। और डेल्टा V कितना लेना बेटा आप? दिस माइनस दिस माइनस दिस। कितना है? इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वाटर का ध्यान से समझना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 0.1 ग्राम cc का वॉल्यूम भी 0.1 cc ही होगा। 0.1 ग्राम का वॉल्यूम होता है 1 cc, 1 ग्राम का वॉल्यूम होता है 1 cc, और 0.1 ग्राम का होता है 0.1 cc। बड़ी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं आपकी, ये गलती से Q को ml मत लगा देना, ठीक है। Q जितना दिया है कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। और देखो क्या करा, बोला मैंने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना ही होगा। फिर से करके बता रही हूँ। मास कितना इसने दे रखा? 54 इंटू 4.2।
प्रेशर को आप छोटा छोटा फटाफट से 10⁵ ही लिख देना कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, और यह 167.1 माइनस 0.1 करना बेटा, राइट। और सीसी है तो इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि क्या बोला मैंने, 0.1 ग्राम का जो वॉल्यूम होता है वो 0.1 सीसी होता है। 1 ग्राम का 1 सीसी, 0.1 ग्राम का 0.1 सीसी। तो आपको 10⁻⁻⁶ भी करना है। सॉल्व करोगे तो आपके पास 206.7 जूल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला था, इसलिए हमें इसको करना है अच्छे से, राइट। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2 बार आ चुका तो हमें इसकी रेपिटेशन के चांसेस होंगे। पहले नहीं आया, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन, ये 2 बार आया है, तो इसको हमें ध्यान से कर लेना, गलती नहीं करनी, ठीक है। आ जाओ, राइट। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, बताओ वीटी ग्राफ है, ओरिजिन से पास होके जा रहा है, तो कौन सा प्रोसेस होगा बेटा, ये प्रोसेस आपके पास होगा आइसोबारिक। क्या होगा, आइसोबारिक। और इसमें पूछा क्या है आपसे, मोनोएटॉमिक गैस है, ठीक है। रेशियो ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू टू द हीट सप्लाइड, आपको तो फॉर्मूला याद है 1-1/गामा, और गामा बेटा जी मोनोएटॉमिक का होता है 5/3। बस हो गया आपका सॉल्व। कितना आंसर आ जाएगा, 1 - 3/5 यानी 2/5। आंसर 2/5। देखो कितनी आसानी से आ गया, कितनी ही आसानी से आ गया, जब आपको कि ये शॉर्टकट पता है। नीट 2018 का क्वेश्चन है बेटा, नीट 2018 का, ठीक है। एफिशिएंसी पूछी है ऑफ आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा टेम्परेचर टीसी है और कौन सा टीएच है। लो वाला टीसी, हाई वाला टीएच। टीसी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पर तमन्ना मैम ने क्या बताया है कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 + 273 केल्विन, और टीएच बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो 100 + 273 केल्विन। अब बचा ही क्या है इस क्वेश्चन में, एफिशिएंसी क्या है, 1 - TC/TH, यानी सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा 100/373। क्योंकि आंसर आपके पास परसेंटेज में है तो आप इसे क्या करेंगे बेटा, 100 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो कि 3 × 9 पॉइंट समथिंग आता है, तो लगभग ये आपके पास 30 के आसपास ऑप्शन आनी चाहिए, और 30 के आसपास ऑप्शन यही बन रही है। चाहे तो आप इसको पूरा सॉल्व भी कर लें, ठीक है, आंसर आपके पास आ जाएगा, राइट। नीट 2018 का क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है बेटा, कितना आसान क्वेश्चन है। आ जाओ, राइट। अब अगर आपने थ्योरी अच्छे से कर ली है तो बच्चे क्वेश्चन आपको आसान लगने ही चाहिए। कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ऑफ 1/10, एफिशिएंसी कितनी दी है, 1/10। फॉर्मूला देखना कौन सा लगेगा इसमें, नीट 2017 का क्वेश्चन है। इज यूज इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में यूज कर रहे हैं, और रेफ्रिजरेटर में आपके पास 10 जूल वर्क है, वर्क इज 10 जूल। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, मतलब आपको क्यूसी निकालना है, ठीक है। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी बीटा किसके बराबर होती है आपके पास, बीटा आपके पास होती है QC/W। बीटा और ईटा का आपको रिलेशन मैंने बता रखा है, बीटा और ईटा का रिलेशन मैंने आपको बता रखा है। बीटा क्या बताया था बेटा मैंने आपको, बीटा को लिख सकते हैं 1 - ईटा/ईटा इज इक्वल टू QC/W, ठीक है। ईटा आपको पता है 1/10, ईटा को बेटा 1/10 पुट कर देना, QC आपको निकालना है, W को 10 पुट कर लेना, QC आपके पास आ जाएगा, आंसर इज 90 जूल। तो अच्छा हो गया, क्वेश्चन में रिवाइज भी हो गया। बीटा क्या है, 1 - ईटा/ईटा, और ईटा क्या होता है, 1/बीटा + 1। देखो रिवाइज हो गया ना, साथ साथ फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। मैंने कहा था मैं बिना बात से नहीं बोलूंगी, सारे याद करो। यूज हुआ ना यहाँ पे, QC/W यूज हुआ, राइट। आ जाओ, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, और मजे से करेंगे हम इसको, है ना। आपने इसको मैच करना है कि कौन सा प्रोसेस कौन सा है। मैंने इसको शायद नेक्स्ट स्लाइड पे भी लिया है, यस। तो आप मुझे तो बता ही दोगे, मुझे पता है, मुझे बता दोगे, यस। देखिए ये प्रोसेस कौन सा है, ये वाला,
ये प्रोसेस, प्रेशर के परपेंडिकुलर आइसोबारिक। तो वन तो हो ये वाला, ये IF फोर्थ प्रोसेस तो क्या हो गया आइसोबारिक। ये वाला बताओ, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर वाला आइसोकोरिक। ठीक है, एक है 3 एक है 2, एक्सपेंशन हो रही है, ये वाला आइसोथर्मल ये वाला एडियाबैटिक। समझ गए? देखें क्या क्या मैच करना है। बताओ हमारे पास ये कौन सा है, 4 कौन सा है बेटा, 4 आपके पास हो गया, 4 आपके पास प्रोसेस 4 आपके पास हो गया आइसोबारिक। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? ठीक है, उसके बाद इन्होंने पूछा है कौन सा, 1 हमारे पास आइसोकोरिक, प्रोसेस 1 आइसोकोरिक। ठीक है, आपके पास 2 है एडियाबैटिक और 3 है आपके पास आइसोथर्मल। तो मैच दी कॉलम मैच कर लेना, आंसर आपके पास बी आ जाएगा। राइट, चलिए बेटा आगे। नीट 2017 का क्वेश्चन है, क्या बेहतरीन क्या प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। राइट, आ जाओ। राइट, ये भी हमने कर लिया। आओ, पीवी क्यूब इज कांस्टेंट। देखो पीवी कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल के लिए, पीवी क्यूब कांस्टेंट है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? पीवी गामा कांस्टेंट तो नहीं होगा, गामा होता तो गामा की वैल्यू क्या क्या सीखी है हमने, 5/3, 7/5, 4/3, कोई नहीं है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया? पॉलीट्रॉपिक। और इसमें पूछिए हीट कैपेसिटी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी होती है CV + R/1 - x। x है यहाँ पर 3, ठीक है, और आपके पास CV कितना होता है मोनोएटॉमिक के लिए बेटा? 3R/2। क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने CV का? FR/2। अगर आपको वो चार्ट याद है तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको, R/1 - 3। बस सॉल्व कर लीजिएगा आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना आया ये? 3R/2 - R/2 यानी 2R/2 यानी R। तो आपके पास आंसर आ गया R। ठीक है, नीट 2016 का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो बेटा मुश्किल नहीं है अगर आपने अच्छे से सीख लिया है तो, है ना बच्चों? टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज T2। ये T2 क्या है? इनसाइड रेफ्रिजरेटर, मतलब बेटा ये तो TC है। ठीक है, एंड एट द रूम टेम्परेचर इज T1, ये तो बेटा TH है। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू रूम, रूम को कितनी हीट जाती है बेटा पता होना चाहिए, QH। फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी थी? W। पूछा क्या है बेटा इसने? अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू रूम यानी QH पर यूनिट वर्क। ठीक है, अब वर्क क्या था बच्चों दोनों ही प्रोसेस में, चाहे इंजन हो चाहे रेफ्रिजरेटर हो, QH - QC। और हम इसको किससे रिप्लेस कर देते थे? TH/TH - TC। ठीक है, TH कितना है हमारे पास? देखो ये TH T1 + 273। ठीक है, TH T1 + 273 और TC कितना है बेटा? TC है T2 + 273। राइट, 273 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ गया T1 + 273 अपॉन T1 - T2। ये आंसर आ गया। मैंने कैपिटल T ले लिए, इन्होंने स्मॉल लिए, आसान। राइट, अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। पहली बात आप इनको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये TC ये TH। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी। मैंने कैलोरी को जानबूझ के क्या किया है, रेड करके दिखाया, कलर चेंज करके दिखाया, ताकि कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट कर लें। इट इज टू रिमूव 600 calorie of heat every second in order to keep temperature of the refrigerator space constant। यानी QC जो आपके पास है बेटा वो कितनी है? 600 × 4.2। ठीक है, और पावर पूछिए, पावर आपके पास कितनी होती है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, पावर आपसे पूछिए वर्क अपॉन टाइम, और ये आपको एवरी सेकेंड, मतलब एक्चुअली आपको Q/टाइम ही दे रखा है, Q/टाइम ही दे रखा है, QC/टाइम है। दिस इज एक्चुअली QC/टाइम। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अब आपने क्या करना है, चलो पहले तो आप ये देखते हैं, पावर है वर्क अपॉन टाइम, राइट। और वर्क को हम कैसे निकाल सकते हैं? आपको पता है बेटा जी कि आपके पास जो बीटा होता है यानी TC/T
TH माइनस TC जो होता है वो होता है QC अपॉन W, राइट। TC आपके पास है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 273 प्लस 4 कितना हो गया, ये 277। TH आपके पास है 30, 273 प्लस 30 कितना हो गया, 283, 293, 303। TC 277। QC आपको दिया है बेटा 600 कैलोरी, 600 इंटू 4.2, ठीक है। बेसिकली QC बाई T दिया है तो यहाँ भी T से डिवाइड कर दे और ये W बाई T आपके पास पावर निकल आएगा, ठीक है। QC बाई T, W बाई T, मुझे ये क्या दिया है बेटा, ये चीज़ मुझे दी हुई है 600 इंटू 4.2 दी हुई है QC बाई T, और मुझे निकालनी क्या है बेटा, W बाई T। तो यहाँ भी T से डिवाइड, यहाँ से भी T से डिवाइड, पावर आपके पास निकल जाएगी। सॉल्व करोगे तो 236.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास फिर से रेफ्रिजरेटर का है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको दे रखा है, TC आपको दिया है बेटा TC माइनस 20 है और आपको TH पूछा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 5, TC आपके पास माइनस 20, माइनस को ध्यान से रखना, TC आपको लेना है 273 माइनस 220 मतलब 253 अपॉन TH माइनस TC, TC फिर से 253 और यहाँ से आपके पास TH जो आएगा बेटा वो केल्विन में आएगा, TH केल्विन में आएगा और चारों ऑप्शन सेंटीग्रेड में दे रखी हैं, तो जो भी आंसर आएगा TH का उसमें से आप 273 माइनस करोगे तभी आपके पास आंसर आने वाला है, और आंसर आपके पास TH का जो सॉल्व करके आएगा सेंटीग्रेड में 31 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, राइट। आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेस, ठीक है। गैस को हमने कंप्रेस किया, आपने कर रखा है, बताओ किस प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम आता था, एडियाबैटिक। किस प्रोसेस में वर्क मैक्सिमम आता था बेटा, एडियाबैटिक में मैक्सिमम आता था कंप्रेशन के समय, तो आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, अगर आपने एक गैस को 2 तरीके से कंप्रेस किया, ठीक है, तो ऊपर वाला कौन सा है बेटा आपको मालूम है, ये वाला आपके पास एडियाबैटिक है, ऊपर वाला आपके पास एडियाबैटिक है, तो फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस वाले का ज्यादा होगा। प्रेशर PV इज nRT। इन दोनों प्रोसेस में फाइनल वॉल्यूम सेम है, तो टेम्परेचर भी किसका ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस का। अगर आपने एक गैस को 2 तरीके से कंप्रेस किया, राइट, तो किसका वर्क ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक का। किसके लिए फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा, एडियाबैटिक के लिए, और किसके लिए फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वो भी एडियाबैटिक के लिए। अगर ये सारी बातें एक्सपेंशन के लिए हों, अगर ये सारी बातें बेटा एक्सपेंशन के लिए हों, तो आपको पता है फाइनल प्रेशर भी एडियाबैटिक के लिए कम होगा, ये वाला एडियाबैटिक है, फाइनल टेम्परेचर भी कम होगा और वर्क भी कम होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरा मन कह रहा है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप प्लीज़ मेरे मन की बात सुन लेना, कर लेना, ठीक है। फाइनल क्या है, प्रेशर भी कम है, फाइनल टेम्परेचर भी कम है, और इस प्रोसेस का वर्क भी कम है, और कंप्रेशन में इसका जस्ट उल्टा होता है। आ जाओ, यस, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, PV डायग्राम दिया हुआ है, बच्चे सोच लेते हैं सीधा सीधा वर्क निकालना होगा, नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में दिया है आइडियल डायटोमिक गैस, और हमें क्या निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, वर्क नहीं निकालना बेटा, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो हम इस डायग्राम को मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे भी बनाया है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है बेटा NCV डेल्टा T, और CV मोनोएटॉमिक गैस के लिए होती है 3R/2। देखो वो बात सच सिद्ध हो रही है ना, कि मैंने कहा था कि पहले वाला वो चार्ट अपने माइंड में छाप लेना। T2 माइनस T1, ठीक है, मैं ऐसे भी ले सकती हूँ इसको 3/2 nRT2 माइनस nRT1। अब nRT2 में क्या पुट करेंगे, P2V2, और nRT1 में क्या पुट करेंगे, P1V1।
राइट। P2 की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ देखो किलो, देखो मैं रेड पेन से आपके पास लिख के दिखा रही हूँ, ये किलो पास्कल है, तो P2 को आपको पुट करना है बेटा, P2 फाइनल इधर वाला प्रेशर, P2 को आपको पुट करना है 2 किलो पास्कल, 2000 पास्कल, ठीक है। और V2 को बेटा आपको क्या पुट करना है, आपको पुट करना है 6 मीटर क्यूब। सिमिलरली P1 को आपको पुट करना है, दिस इज P1, यहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, 5 किलो पास्कल, 5000। और V1 को आपको क्या पुट करना है बेटा, V1 आपके पास है 4 मीटर क्यूब इंटू 4। ये वैल्यूज पुट करेंगे बेटा आप इस क्वेश्चन में, और आपका आंसर आ जाएगा -20 किलो जूल, -20 किलो जूल आपका आंसर आएगा। आप देख लीजिए बेटा कि आपके पास ये आ रहा है 12,000 और ये आ रहा है 20,000, तो आंसर नेगेटिव में ही आ रहा है, सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अगेन कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर पर, जिसमें हमसे क्या बोला गया बेटा कि एफिशिएंसी दी हुई है आपके पास 1/10, एफिशिएंसी इज 1/10 और इसको हम यूज कर रहे हैं एज रेफ्रिजरेटर, तो बीटा की वैल्यू 1 माइनस ईटा बाई ईटा वो किसके बराबर होती है बेटा, QC बाई W। QC आपसे पूछा गया अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वर 1 माइनस 1/10 अपॉन 1/10, QC की वैल्यू बेटा आपसे पूछी है और वर्क किया गया है 10 जूल। तो बेटा सॉल्व करेंगे आप इस क्वेश्चन को और आंसर आपके पास आ जाएगा 90 जूल। तो देख रहे हैं ना आप कार्नोट इंजन से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए रेफ्रिजरेटर से, राइट। अगला क्वेश्चन आपके पास है मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, ठीक है। 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये, प्रेशर PV, प्रेशर कितना हो गया बेटा जी पता नहीं, वॉल्यूम डबल हो गया, तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो गया होगा बेटा जी, हाफ, प्रेशर हो गया होगा हाफ। उसके बाद बोलता है कि गैस एक्सपैंड हुई एडियाबेटिकली, राइट, और कह रहा है कि जो वॉल्यूम हो गया वो कितना हो गया 16V, देन द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली टू अ वॉल्यूम 16V, राइट, और बोला क्या गया है फाइनल प्रेशर बताओ। तो आपने क्या लगाना है बेटा, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा, P1 आपके पास P/2, वॉल्यूम कितना हो गया था डबल, राइट। गामा की वैल्यू कैसी गैस है मोनोएटॉमिक, तो गामा 5/3, वैसे तो क्वेश्चन में दिया है, ना भी दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। P2 आपको निकालना है और V की पावर 5/3, राइट। आसान कैलकुलेशन है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे बड़ी इजीली आपके पास आंसर 16P आ जाएगा। V की पावर 5/3, V की पावर 5/3 कट जाएगा, यहाँ 2 की पावर 5/3 आ जाएगा, बड़ी आसानी से आपसे कैलकुलेशन हो जाएगी। मैं इसको छोड़ रही हूँ आपके लिए। आ जाओ बेटा, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। डायग्राम देखो कितना भयंकर बना रखा है। देखो बेटा ये वाला जो प्रोसेस आपको शो किया गया है, ये वाला प्रोसेस है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला है क्लॉकवाइज, दोनों का एरिया है इक्वल, एक क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एक एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो दोनों का मिला के एरिया कितना हो गया 0। तो इस क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो आंसर विल बी 0। समझ गए? चलिए आगे, बड़े सारे क्वेश्चन है बेटा, सारे खत्म करने हैं हमको। इस क्वेश्चन में बोला गया है बताओ जी गैस इज टेकन थ्रू साइकिल ABCA, व्हाट इज द नेट वर्क डन। आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस में नेट वर्क डन क्या होता है, एरिया, और प्रोसेस कैसे एंटी क्लॉकवाइज, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव। तो समय बचाना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखे बिना भी हम कई बार क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें वर्क नेगेटिव है, C। आप चाहे एरिया निकाल लें, हाफ इंटू बेस कितना है इसका 7 - 2 5 इंटू हाइट 6 - 2 4, और यहाँ पर 10⁵ दिया हुआ है, इसको देखना ना भूलें। यहाँ 10⁻³ दिया हुआ है, इसको देखना ना भूलें। हो सकता है स्लाइड में आपके पास क्लियर नहीं दिया हो, ठीक है। और क्या पता चल रहा है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है जिसमें वर्क नेगेटिव है, एक ही ऑप्शन है C है, तो आंसर शुड बी C, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है भाई CV की वैल्यू बताओ, और तमन्ना मैम ने तो हमको पहले ही बता दी थी CV की वैल्यू R/γ-1 हमको याद है, और हमारा क्वेश्चन भी सही है, नी 2013 का क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या बोल रहा है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर,
और गामा पूछता है Cp बाय Cv की वैल्यू बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो देखो P T को लिख दूं मैं PV बाय NR की क्यूब। इज इट क्लियर? ये बन गया P प्रोपोर्शनल टू P क्यूब V क्यूब, या ऐसे भी बोल सकते हैं P स्क्वायर V क्यूब इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? P स्क्वायर V क्यूब इज कांस्टेंट, यानी PV के पावर 3/2 इज कांस्टेंट, यानी गामा आ गया 3/2। आंसर इज 3/2। ठीक है, कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस लग रहा है, कुछ अलग प्रोसेस है, क्योंकि गामा अभी तक हमने कभी भी 3/2 नहीं निकाला। 2013 में बेटा ये क्वेश्चन आया है। ये तो आप फटाफट से बता दोगे झट से। वीटी ग्राफ, इसका प्रेशर बोलो बेटो, बच्चों बताओ, जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा, तो बेटा P1 इज मोर देन P2, P1 इज मोर देन P2, आंसर शुड बी बी। आ जाए जी। यस, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। अगर आपको ग्राफ पहचान गए हो आप तो बहुत आसान होने वाला है। पहला ग्राफ आपको ये कहता है, पहली स्टेटमेंट आपको कहती है कि ए से बी गया Y2 प्रोसेस, इट फर्स्ट अंडरगोज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कैसे गया? पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई। आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऐसा सा होता है, इसमें तो है ही नहीं, छोड़ दो। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुई यानी वॉल्यूम बढ़ा। ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें तो उल्टा है, कम हो रहा है वॉल्यूम, तो ये बचा और ये बचा। राइट, पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और फिर कहता है उसके बाद क्या हुआ, देन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 3V to V, वॉल्यूम कम होना है एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले तो ऐसे वाला ग्राफ, फिर कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर के परपेंडिकुलर लाइन ऐसा, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी, एक ही ग्राफ ऐसा है वो है सी। तो इसका आंसर क्या निकल आया बेटा जी? सी। समझ गए कितना आसानी से निकला और कितना फास्ट। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 प्रोसेस 1, 2 और 3 आपको दे रखे हैं। बताओ तीनों में से वर्क किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोसेस का, क्योंकि उसके अंदर एरिया क्या है? ज्यादा। राइट, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क क्या होगा? ज्यादा। पर तीनों प्रोसेस का इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा यू क्या होगा? सेम। तो डेल्टा यू तीनों प्रोसेस का सेम होगा। ऐसे ही हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक ये और एक ये। लेकिन डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू तो सबका सेम, तो जिसका वर्क ज्यादा उसका डेल्टा क्यू भी ज्यादा। वर्क किसका ज्यादा है बेटा? Q1 हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस का ज्यादा है, तो डेल्टा Q1 भी हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस का ज्यादा होगा। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास? ए। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कन्फाइंड गैस डज -150 जूल। कैसी गैस है आइसोथर्मल कंप्रेशन? आइसोथर्मल कंप्रेशन का मतलब डेल्टा क्यू आपके पास है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। और अगर ये आइडियल गैस है बेटा, अगर आइडियल गैस है, लिखा है आइडियल गैस, तो डेल्टा यू क्या हो गया? 0। अब 150 जूल वर्क आपने किया, -150 जूल, -150 जूल वर्क इज डन अगेंस्ट सराउंडिंग्स, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया बेटा? -50, -150। इज इट क्लियर? तो आपके पास आंसर क्या बन गया इसका बेटा जी? बी आंसर आ गया। समझ गए आप? आ जाओ आगे। अच्छा सा क्वेश्चन है अगले वाला, मास ऑफ डायटोमिक गैस एट प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड इन एडियाबैटिकली सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम दिस टू दिस। इसके लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुन लो, मैं बता रही हूं आपको। आपको एक तो पता है बेटा पी वी गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एक आपके पास P1 माइनस गामा टी गामा भी कांस्टेंट होता है। ये बात मैंने बचा के रखी थी ताकि आपको न्यूमेरिकल के समय बताऊं। और तीसरी चीज कांस्टेंट होती है टीवी गामा -1। अब आप बोलोगे कि मैडम ये रिलेशन कैसे आए? देखो ये रिलेशन कैसे आया, V को PV इक्वल टू NRT है ना, तो V को NRT बाय P रख के आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम P को T की टर्म में कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है कि आपके पास इनिशियल प्रेशर है, P1 है 2 एटमॉस्फेयर, और आपको P2 निकालना है। करेक्ट, आपके पास T1 केल्विन में ही लेना पड़ेगा, 300 केल्विन आ जाएगा, 27 है। और अगला T2 कितना आ जाएगा बेटा?
273 प्लस आपके पास 927। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, बहुत ही आसान काम, P1 1 माइनस गामा T1 गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा T2 गामा। समझ गए? ये वैल्यूज आप आराम से पुट करना। गामा की वैल्यू आपके पास 1.4 दी हुई है, आप चाहें तो गामा यानी 1.4 को 7/5 पुट कर सकते हैं। जैसे 7/5 पुट करेंगे तो 1 माइनस गामा आपके पास 1 माइनस 7/5 यानी 2/5 आ जाएगा और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाने वाली है। ठीक है, तो हमने कर लिए ढेर सारे क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के, तो आई थिंक आपको समझ भी आए होंगे बेटा, राइट? इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि हमें वीडियो के एंड तक तभी पहुंचना होता है जब हम पहले पूरी थ्योरी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप रिवाइज कर लें। लिख के क्वेश्चंस को देखिए। अगर आपने वीडियो ऐसे ही स्क्रॉल कर लिया है तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो जो चीज़ों पे मैंने एम्फेसिस किया है, एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों चीज़ें बताई हैं, वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे कभी कभी केयरलेस मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो आप केयरलेस मिस्टेक्स ना करो, अच्छे से पढ़ते जाओ, मैं आपको इसीलिए गाइड करने आती रहती हूँ। तो बेटा थैंक यू सो मच, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। बाय बाय।